जून 2024 को सुबह के 9:40 हो रहे थे और बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या नाम के एक जगह में एक ब्रिज आता है जिसका नाम है सुमानल्ली ब्रिज। वहां के रास्ते से एक मनु नाम का डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। वो रास्ते में देखता है कि गली के कुछ कुत्ते एक लाश को नोच रहे थे। पहले तो दूर से उसे कुछ आइडिया नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो नजदीक गया तो उसे पता लगा कि ये तो कोई इंसानी लाश है जिसको गली के कुछ कुत्ते नोच रहे थे। तो पहले तो वो ये सब देखकर डर जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम होने के बाद वो वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इन्फॉर्म करने के कुछ समय बाद ही वहां की लोकल पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जांच शुरू करती है। तो जब पुलिस लाश को देखती है तो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लाश की कंडीशन बहुत ही बेकार हालत में थी। लाश को देखकर लग रहा था कि इस आदमी को बुरी तरह से मारा पीटा गया है और उसका एक कान भी कटा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका जो जबड़ा था वो भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। अच्छे से देखने पर डंडों के कुछ निशान उसके पीठ पर साफ दिखाई दे रहे थे। और इतना सब देखने के बाद पुलिस वालों ने अपनी छानबीन शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे पता लग पाता कि ये इंसान आखिर कौन है और इसे किसने मारा है। इतना सब होने के बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और साथ ही साथ आसपास के पुलिस थाने में भी इन्फॉर्म करते हैं, ताकि पता लग सके कि आसपास के इलाके से कोई शख्स गायब तो नहीं है। तो उनको पता चला कि बेंगलुरु से 170 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है चित्रदुर्ग। वहां से एक 33 इयर्स ओल्ड रेणुका स्वामी नाम का एक लड़का 8 जून 2024 से गायब है। तो पुलिस उसके पेरेंट्स को हॉस्पिटल बुलाती है और लाश की पहचान करवाती है। तो जब पेरेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये बॉडी उनके बेटे रेणुका स्वामी की है, लेकिन वो घबराए हुए थे। उन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि उनके बेटे रेणुका स्वामी के साथ आखिर क्या हुआ है और उसे किसने मारा है। अब मैं आपको रेणुका स्वामी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रेणुका स्वामी चित्रदुर्ग में रहता था। वो अपने माता पिता और अपने 5 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ के साथ रहा करता था, जिसका नाम था स्नेहा। रेणुका स्वामी अपोलो फार्मेसी में काम करता था और अपने घर वालों के साथ मिडिल क्लास जीवन व्यतीत करता था। लेकिन उसके माँ बाप का कहना था कि वो बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था और ना ही वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता था। फिर भी उसे किसी ने मार दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। 8 जून को रेणुका स्वामी गायब हुआ और 9 जून को उसकी लाश मिली, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगा था जिससे पुलिस वाले बता पाते कि रेणुका स्वामी को किसने मारा है। वक्त बीत रहा था, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन इसके अगले दिन 10 जून 2024 को बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या पुलिस थाने में 3 लोग अपने आप को सरेंडर करने के लिए आते हैं। इन तीनों लोगों का नाम केशव मूर्ति, कार्तिक एंड राघवेंद्र था। वो लोग बताते हैं कि उन्हीं 3 लोगों ने रेणुका स्वामी को मारा है, क्योंकि उनका रेणुका स्वामी से लेन देन था, लेकिन वो पैसा नहीं लौटा रहा था। इसलिए उन तीनों लोगों ने उसको जान से मार दिया। लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हुई, क्योंकि कातिल पुलिस के पास खुद को सरेंडर करने के लिए क्यों आएगा। पुलिस को उन तीनों लोगों पर शक हुआ और अगले कुछ दिनों तक पुलिस के द्वारा उन तीनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। उन तीनों की कॉल डिटेल्स निकाली गई। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला कि वो तीनों लोग उस दिन जिस दिन रेणुका स्वामी की मौत हुई उस दिन वो तीनों भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसके साथ साथ उनकी कॉल डिटेल से पता चला कि उन तीनों लोगों के अलावा एक और शख्स भी वहां पर मौजूद था, जो कि तीनों की कॉल डिटेल से मैच कर रहा था। इसका मतलब पुलिस समझ चुकी थी कि इसका मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो जब उस नंबर की छानबीन शुरू हुई तो वो शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बल्कि साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार दर्शन थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रेणुका स्वामी के साथ साउथ के इतने बड़े सुपरस्टार का नाम कैसे आ सकता है, क्योंकि वो आम लोगों की पहुंच से काफी दूर रहते हैं। लेकिन फिर भी वो कैसे रेणुका स्वामी मर्डर केस में इन्वॉल्व हो गए। दर्शन का पूरा नाम दर्शन तुगुदीपा है। वो साउथ के एक जाने माने सुपरस्टार है। क्या दर्शन ने रेणुका स्वामी का मर्डर करवाया या फिर खुद उसने उसे मौत के घाट उतार दिया? आइए जानते हैं कैसे क्या कुछ हुआ।
दर्शन एक साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। उनके करोड़ों में फैंस हैं। 35 से ज्यादा फिल्मों में वो एज ए लीड का काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिल चुकी है। इसलिए उन्होंने 2003 में विजय लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी कर ली और उनका एक बेटा भी हुआ था। कुछ समय तक तो उनका ये रिश्ता काफी अच्छा चला और दोनों के बीच प्यार भी काफी था, लेकिन इसके बाद उनके रिश्ते में दरार आना भी शुरू हुआ, जिसकी वजह से एक बार दर्शन ने अपनी वाइफ विजय लक्ष्मी को बुरी तरीके से मारा पीटा भी था और उसी वजह से उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी ने दर्शन पर फिजिकल वायलेंस का केस भी ठोक दिया था। उस समय पर यह केस इतना पॉपुलर हुआ कि रातों रात दर्शन की इज्जत मिट्टी में मिलने लगी थी और इसका सीधा सीधा असर उनकी फिल्मी करियर में भी देखने को मिला। और फिर दोनों ने मिलकर इस केस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया और विजय लक्ष्मी ने अपना केस वापस ले लिया। लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से दर्शन की लाइफ में एंट्री हुई एक नई लड़की की, जिसका नाम था पवित्रा गौड़ा। पवित्रा गौड़ा कनाडा की एक मॉडल थी जो कि फिल्मों में काम करना चाहती थी और इसकी वजह से उसने दर्शन से दोस्ती कर ली थी। लेकिन पवित्रा गौड़ा पहले से ही शादीशुदा थी और उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन फिर भी दोस्ती होने के कुछ समय के बाद दर्शन और पवित्रा एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन इन सभी बातों का किसी को भी पता नहीं था। लेकिन फिर दिन आता है 24 जनवरी 2024 का, जब पवित्रा गौड़ा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करती है जिसमें दर्शन और पवित्रा के बहुत सारे फोटोज होते हैं और ये फोटोज वो रील के माध्यम से इसमें भेजती है और कैप्शन में लिखा होता है कि 10 साल हो चुके हैं। यानी उनका मतलब था कि उनके रिश्ते को 10 साल पूरे हो चुके हैं। तो ये रील इंस्टाग्राम पर डालते ही काफी वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से पवित्रा गौड़ा और दर्शन के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में दर्शन की पत्नी को और बहुत सारे फैंस को पता चल जाता है। इसकी वजह से उनके काफी फैंस भड़क जाते हैं, क्योंकि दोनों की पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी दोनों ने अपने अपने जीवन साथी को धोखा दिया है, जिसकी वजह से पवित्रा गौड़ा के कमेंट सेक्शन में लोग गंदे गंदे कमेंट करने लगते हैं। और उसमें से एक था रेणुका स्वामी, जिसकी की मौत हो चुकी है, जो कि दर्शन के फैंस में से एक था, जो कि पवित्रा गौड़ा से नफरत करता था, क्योंकि वो मानता था कि पवित्रा की वजह से ही दर्शन की फैमिली टूटी है। रेणुका स्वामी अपने एक इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट से पवित्रा गौड़ा को गंदे गंदे कमेंट्स लिखता था, लेकिन जो पवित्रा गौड़ा थी वो उसके कमेंट्स को रीड करती थी और इसके बारे में वो दर्शन से बार बार कहती थी कि तुम्हारे फैंस मुझे कमेंट में गंदे गंदे मैसेज लिखते हैं, तुम इनका कुछ करते क्यों नहीं हो। उस दिन रेणुका स्वामी अपने फेक अकाउंट से पवित्रा गौड़ा को कुछ न्यूड सेंड करता है और उस पर वो लिखता है कि क्या ये तुम्हारे हीरो से मजबूत है। आप लोग समझ सकते हैं कि उसने पवित्रा गौड़ा को क्या भेजा होगा। ये देखकर पवित्रा गौड़ा बहुत गुस्सा हो जाती है और इस बात को दर्शन के पास बताती है, लेकिन फिर भी दर्शन ने इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन पवित्रा गौड़ा उस बात से बहुत गुस्सा थी। वो चाहती थी कि दर्शन इस पर कुछ एक्शन जरूर ले। तो इतना सब होने के बाद दर्शन फिर उस आदमी का पता लगाना शुरू कर देता है। तो दर्शन अपने सिक्योरिटी गार्ड को यह काम सौंपता है। वो उसको वो आईडी देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ कि असल में ये है कौन। तो सिक्योरिटी गार्ड लड़की के नाम का एक फेक अकाउंट बनाता है और उस आदमी से बात करना शुरू कर देता है, जिसमें कि कुछ दिनों के बाद वो लड़की समझकर उसको अपना नाम और एड्रेस बता देता है। तो इस ट्रिक से दर्शन को पता लगता है कि वो लड़का कर्नाटक का रहने वाला चित्रदुर्ग का रेणुका स्वामी है, जिसकी उम्र 33 साल है। साउथ के सभी हीरोज के और बॉलीवुड के बहुत सारे हीरोज के फैंस क्लब बने हुए होते हैं और इसी तरह से दर्शन के कर्नाटक के हर शहर में फैंस क्लब बने हुए थे। वैसे ही एक फैन क्लब चित्रदुर्ग में भी था। तो उसका जो प्रेसिडेंट था राघवेंद्र, उससे दर्शन कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि तुम इसे किडनैप करो और मैं तुम्हें इसके बदले 30 लाख रुपए दूंगा। तो इतना कहने के बाद वो रेणुका स्वामी का पता करता है और अपने साथ 2 और लोगों को ले जाता है। वो लोग रेणुका स्वामी से कांटेक्ट करने के बाद उसको कहते हैं कि हम लोग तुम्हें दर्शन से मिलवा सकते हैं अगर तुम उनसे मिलना चाहो। तो वो तो पहले से ही दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। उसने उन लोगों पर विश्वास कर लिया
तो 8 जून 2024 को रात को शॉप से काम करने के बाद वो अपनी माँ को फोन मिलाता है और कहता है कि आप लोग खाना खा लेना, मैं कुछ काम से बेंगलोर जा रहा हूं, मैं कल सुबह तक वापस लौट आऊंगा। तो इतनी बात होने के बाद वो फोन स्विच ऑफ करके उन 3 लोगों के साथ बेंगलोर के लिए निकल जाता है। तो वो लोग रेणुका स्वामी को बेंगलोर के एक जगह जहां पर दर्शन की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जो कि उसने एक कंपनी को रेंट पर दी हुई थी, वो रेणुका स्वामी को वहां पर ले जाते हैं और वो लोग उसे रात भर दारू पिलाते हैं और उसके बाद दर्शन को कॉल कर बताते हैं कि हमने उसे आपके शेड में बांध कर रखा है। तो रात के करीबन 3 बजे दर्शन पवित्रा गौड़ा को वहां पर अपनी जीप से लेकर पहुंचता है। वहां पर दर्शन ने उसे खूब मारा पीटा, यहां तक कि पवित्रा गौड़ा ने भी अपनी चप्पल निकालकर उसे खूब पीटा। जब वो बेहोश हो जाता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर फिर से होश में लाया जाता है। ऐसा करीबन उसके साथ 3-4 बार किया गया और उसको बुरी तरह से पीटा गया, जब तक कि उसकी जान तक नहीं चली गई। लेकिन जब वो तड़प तड़प कर मर गया तो दर्शन ने अपने उन 3 फैंस से कहा कि क्या तुम ये मर्डर अपने सिर पर ले सकते हो और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम लोगों को मुंह मांगी रकम मिल जाएगी। तो वैसे भी वो लोग उसके बहुत बड़े फैन थे और वो राजी हो गए जैसा उसने उन लोगों से करने को कहा। तो वो लोग रेणुका स्वामी की लाश को वहां से ले जाकर कामाक्षी पाल्या के एक नाले में फेंक देते हैं। तो इसके बाद 10 जून 2024 को वो खुद को सरेंडर कर देते हैं और इसके बाद की कहानी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। अभी तक इस मामले में दर्शन और पवित्रा गौड़ा को मिलाकर 17 लोग पकड़े गए हैं। अभी तक ये पूरा मामला सामने नहीं आया है, बल्कि अभी भी इस मामले की जांच चली हुई है। तो ये थी साउथ के सबसे बड़े सुपरस्टार दर्शन की क्राइम स्टोरी, जिसे देखकर उनके कुछ फैंस को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन मेरा काम है आप लोगों तक सच्चाई पहुंचाना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।